हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछली बार हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज। उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि वर्क क्या होता है। वर्क हम आपको याद होगा कि ये डस्टर था, जो फोर्स अप्लाई किया था मैंने, वो हम किससे सिग्निफाई किए थे? इलेक्ट्रिकल में एक वोल्टेज की तरह, वोल्टेज के थ्रू। ठीक है, अब वर्क करने के लिए जो फोर्स था वो तो वोल्टेज था। अब जो वोल्टेज, जो वर्क हो रहा है हमारा, वो किस रेट से हो रहा है उसको बताता है हमारा पावर। तो आज का भी टॉपिक हमारा क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर। तो अब अगर मैं डेफिनेशन लिखूं पावर की डेफिनेशन, तो मैं ये लिख सकता हूं कि किस तेजी से काम हो रहा है वो हमें बताता है पावर। मतलब कि इट इज द टाइम रेट ऑफ वर्क डन। किस रेट से काम हो रहा है वो बताता है हमारा पावर। और अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में बात करें कि पावर की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं ये लिख सकता हूं, और पावर क्या हो सकता है हमारा? इट इज द टाइम रेट बाय विच वर्क, देखिए पिछली बार जो वर्क था वो और कुछ नहीं बल्कि एनर्जी ही होती है। तो इट इज अ टाइम रेट बाय विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और डिलीवर्ड इन अ सर्किट। ठीक है, कितनी तेजी से हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या डिलीवर हो रहा है किसी भी सर्किट में, वो डिफाइन करता है कि पावर कितना डिलीवर हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, इट इज द टाइम रेट बाय विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और डिलीवर्ड। ठीक है, अब अगर मैं इसका फॉर्मूला पे जाऊं, सबसे पहले इसकी ऐसा यूनिट लिख देता हूं मैं। पावर इज मेजर्ड इन वॉट्स। ठीक है, वॉट्स में मेजर होता है पावर। अब जैसे कि मैंने यहां पे लिखा टाइम रेट ऑफ वर्क डन, मतलब कि अगर वर्क कांस्टेंट है तो पावर लिखा जा सकता है हमारा वर्क, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये तब का केस है जब वो कांस्टेंट रहेगा। अब अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में Q से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि पहले क्या था? वर्क इज, ये W क्या है? वर्क इन जूल्स, जो वर्क की ऐसा यूनिट थी। और T क्या है? T है टाइम इन सेकेंड्स। और Q क्या है? Q है हमारा चार्ज इन कूलम्स। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने क्या किया? Q से मल्टीप्लाई कर दिया है डिनोमिनेटर में, तो मतलब इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये 1 हो जाए इवेंचुअली। पर इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? W बाय Q इंटू Q बाय T। ठीक है, तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये हमारा क्या था फर्स्ट चैप्टर से ही, Q बाय T इज नथिंग बट I। ठीक है, ये हो गया हमारा I मतलब करंट, और ये हो गया W बाई Q, क्या हो गया? ये हो गया मेरा वोल्टेज। ओके, तो इवेंचुअली पावर कितना आया हमारा? V इंटू I। ये तब का केस हुआ जब दोनों चीजें कांस्टेंट थी। अगर टाइम वेरिंग भी रहे, अगर वक्त के साथ वेरी भी होते रहे, तो उसको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल p से, और मैं लिख दूंगा dW बाय dt। ठीक है, उसमें भी मैं क्या लिखूंगा? dq इधर भी और dq नीचे भी, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से रीअरेंज करूंगा
तो ये हो जाएगा dw बाय dq इंटू dq बाय dt। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या आया, सेम इक्वेशन v और I का। तो यहां पे भी आ गया हमारे पास पावर दैट इज टाइम वेरिंग इक्वल टू vt इंटू IT। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आपको याद होगा कि मैंने बताया था वोल्टेज किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस लगाया जाता है, ठीक है, और करंट क्या होता है, एलिमेंट के थ्रू फ्लो होता है। तो पावर हमारा क्या आया, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस an element and current through an element। कितना वोल्टेज उस एलिमेंट के अक्रॉस लगा हुआ है इनटू कितना करंट उस एलिमेंट के थ्रू जा रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा डिफाइन करेगा पावर। तो ये रहा हमारा पावर का डेफिनेशन, ये रहा पावर का फॉर्मूला और ये रहा पावर का यूनिट्स। अगर हम डिटेल में पावर के यूनिट्स के बारे में और डिस्कस करें तो यहां पे हमारा लिखा हुआ है W, ठीक है, ये तो हमारा जूल्स में, ये हो गया सेकेंड्स में और ये हो गया हमारा कूलम्स में। तो यूनिट्स ऑफ पावर, यूनिट्स ऑफ पावर, ठीक। अब पहला तो हमको डायरेक्टली दिख रहा है, W/T था हमारा पावर फर्स्ट केस में। तो मैं क्या लिख सकता हूं, SI यूनिट तो हमारा वॉट था, SI यूनिट इज वॉट्स, और वॉट्स किसके इक्वल है, 1 वॉट इज इक्वल टू, यहां पे करंट इंटू वोल्टेज, ये वोल्टेज मेजर होता है वोल्ट में, करंट मेजर होता है एम्पियर्स में, तो वोल्ट एम्पियर्स, ठीक है, इज इक्वल टू वोल्ट, ये कितना है जूल्स, ये कितना है सेकेंड्स, तो दोनों कितने होंगे जूल्स अपॉन सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मैं आपको पिछली बार भी बताया था कि जूल्स कितना होता है हमारा, न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या वॉट का, वॉट किसके किसके इक्वल हो सकता है, वोल्ट एम्पियर इंटू जूल्स अपॉन सेकेंड और न्यूटन मीटर पर सेकेंड। एक और यूनिट होता है हमारा पावर का, जो होता है उसके लिए हमको पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। होता क्या था कि हिस्ट्री में, जैसे कि एग्जांपल लें आप एयर कंडीशनर का, वो टन्स में मेजर होते हैं। वो ऐसा होता क्यों है कि पहले क्या होता था कि कुछ भी बर्फीले जगह से हम क्या करते थे, बर्फ को कट करते थे, ठीक है, और उन बर्फ को कट करके बड़े बड़े आइस क्यूब्स को कट किया जाता था। पहले जब एसी बना ही नहीं था तो उस टाइम हम पहले आइस क्यूब्स को कट करते थे। आइस क्यूब्स को कट करने के बाद उसे प्रिजर्व करके रखा जाता था, और जैसे ही गर्मियों का मौसम आता था तो हम क्या करते थे, उस आइस क्यूब्स के थ्रू एक रूम को ठंडा करते थे गर्मियों में। अब धीरे धीरे एसी बना। अब हमारा ह्यूमन का ये प्रवृत्ति होता है कि हम कुछ भी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं उसको हम नेचर से रिलेट कर पाए। तो जो एसी भी होता है वो टन्स में मेजर होता है। वो इसलिए मेजर होता है कि वो रिलेट कर पाए कि कितना क्यूब्स ऑफ आइस या फिर कितना टन्स ऑफ आइस जितना जरूरत होगा एक रूम को ठंडा करने के लिए, उतना ये एसी अकेले कर देगा। तो इसलिए, ठीक है, वैसे ही हमारा कैंडल्स का था, पहले लाइट्स नहीं थी तो कैंडल्स यूज करते थे हम। तो जब बल्ब बन गया तो उसकी भी इंटेंसिटी, बल्ब कितना ब्राइटनेस फैलाएगा, वो किससे मेजर होता है, कैंडल्स में, ताकि हम ह्यूमंस रिलेट कर पाए। वैसे ही हमारा आया हॉर्स पावर, पावर में भी। तो हॉर्स पावर इसमें भी होता है 746 वॉट, और एक होता है 1 मेट्रिक हॉर्स पावर, जो होता है 735.5 वॉट।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम आइस क्यूब्स लेते थे, वो बड़े बड़े आइस क्यूब्स होते थे, तो उनका टन्स होता था, काफी टन्स में वेट होता था। तो जितना आइस क्यूब्स एक रूम को ठंडा कर सकता है, उतना ही एक एसी कितने आइस क्यूब्स के इक्विवेलेंट है वो जानने के लिए हम टन्स में मेजर करते हैं एसी को। वैसे ही कितना ब्राइटनेस एक बल्ब जनरेट कर सकता है कैंडल्स के रिस्पेक्ट में, वो इसलिए हम कैंडल्स में मेजर करते हैं। वैसे ही हॉर्स पावर कि अब ये मेट्रिक हॉर्स पावर ये होता है कि सपोज एक हॉर्स है, वो 75 kg ऑफ मास ग्राउंड के, मतलब ग्राउंड में जब रखा हुआ है 75 kg, उससे ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट 1 मीटर 1 सेकेंड में कितना पावर लगेगा उसको 75 kg 1 मीटर 1 सेकेंड में उठाने के लिए, वो होता है हमारा हॉर्स पावर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हॉर्स पावर इज द पावर जनरेटेड बाय हॉर्स। ठीक है, वो पावर जनरेट होता है हॉर्स से। कितना पावर? जितना पावर उसको लगेगा 75 kg ऑफ मास, 75 kg ऑफ मास इन टू लिफ्ट इट फ्रॉम 1 मीटर 1 मीटर उठाने के लिए 1 सेकेंड में। ठीक है, उतना पावर की उसको जरूरत होती है। तो वो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसके इक्वल होता है? 1 मेट्रिक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 735.5 वॉट। तो आप समझिए कि कैसे हम हिस्ट्री से, हम ये इंजीनियर्स कैसे नेचर से सब कुछ रिलेट करते हैं। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ गया हमारा इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी। इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी, अब होता क्या है कि सपोज कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मशीन है, उसमें कुछ ना कुछ हम इनपुट पावर देंगे और कुछ ना कुछ आउटपुट पावर आएगा और कुछ ना कुछ लॉसेस होगा। तो इन कितना आउटपुट हमको मिला और कितना इनपुट हमने दिया, उन दोनों के रेशियो को हम इफिशिएंसी बोलते हैं। मतलब कि इफिशिएंसी हम, इट इज डिनोटेड बाय ईटा। ये ऐसे डिनोट होता है और इसका फॉर्मूला होता है यूजफुल आउटपुट। कितना हमारा काम का आउटपुट है अपॉन टोटल पावर इनपुट। टोटल पावर इनपुट कितना गया? इंटू 100। ये हमारा बताएगा कि उस मशीन की इफिशिएंसी कितनी थी, हमने कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट हमें यूजफुल आउटपुट मिला, वो उस मशीन की इफिशिएंसी डिटरमाइन करेगी। और ये सब क्या है? पावर ही तो है, सब वॉट्स में है। तो आपको अगर मैं बताऊं कि इनपुट क्या होता है, इनपुट पावर, इनपुट पावर होता है हमारा आउटपुट पावर, और इनपुट का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाता है? लॉस में चले जाता है। ठीक है, तो आउटपुट पावर वहां से क्या आया मेरे पास? आउटपुट पावर आया इनपुट पावर माइनस लॉसेस। तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को इस इफिशिएंसी के फॉर्मूला में रखूं तो मेरा इफिशिएंसी क्या आ जाएगा? पहले मैं यूजफुल पावर आउटपुट के टर्म्स में रखता हूं, तो इनपुट पावर माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट इंटू 100। अगर मेरे पास आउटपुट है तो मैं क्या लिख सकता हूं? आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस इंटू 100। ये फॉर्मूला बताने का इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम मशीन्स में जब देखेंगे या पावर सिस्टम में देखेंगे कि इफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये सारी चीजें हमको यूज आएंगी। सपोज आपके पास कभी इनपुट और आउटपुट दोनों दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए मैंने 100 वॉट ऑफ इनपुट पावर दिया, आउटपुट में मुझे मिला 90 वॉट। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये हो गया 90 वॉट
ये हो गया 100 वॉट। तो मेरा एफिशिएंसी कितना आया 90/100 इंटू 100, हमारा आ गया एफिशिएंसी 90%। सब वैसे ही अगर मेरे पास दिया होगा कि 100 वॉट मेरा इनपुट है, 100 वॉट इनपुट है, 10 वॉट मेरा लॉस हो जा रहा है, या चलो 20 वॉट मेरा लॉस हो जा रहा है, कि मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरा पहले से दिया हुआ है 100 वॉट इनपुट और मेरा 20 वॉट लॉस हो गया, तो आउटपुट कितना आया 100 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 80। तो 100/80, तो ये इफिशियंसी कितना आ गया 80%, और यहां पे कितना 90%। सिमिलरली अगर मेरा दिया हुआ आउटपुट कितना 75, ठीक है, आउटपुट मेरा पहले से गिवन है 75 और लॉसेस हो रहे हैं मेरे में 25 वॉट के, तो मुझे अब बताना है कि इफिशियंसी कितनी होगी मशीन की। तो मैं क्या लिख सकता हूं 75/75 प्लस 25 इंटू 100 दैट इज 75%। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि कितना वॉट में अगर हमारे पास इनपुट और आउटपुट दिया हुआ तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम डायरेक्टली एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। पर इनपुट दिया लॉस दिया हुआ है तो हम कैसे एफिशिएंसी निकालेंगे, या आउटपुट दिया लॉस दिया तब हम कैसे एफिशिएंसी निकालेंगे, उसका ये पूरा फॉर्मूला था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे पैसिव साइन कैलकुलेशन में। तो हम आ चुके हैं पैसिव साइन कैलकुलेशन में। हमने अभी पावर का डेफिनेशन देख लिया, उसके फॉर्मूला देख लिए, अब पैसिव साइन कैलकुलेशन में चलते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पावर में, क्योंकि हम आगे चल के जब हम डील करेंगे न्यूमेरिकल्स को या सर्किट्स को तो कंफ्यूजन पैदा होता है कि पावर एब्जॉर्ब, पावर जनरेटेड, ये सब कितना होगा और कैसे होगा। तो एक बार ही हम बेसिक से और एकदम जनरलाइज्ड वे में पढ़ते हैं धीरे धीरे, ताकि हमको फिर बाद में कभी कंफ्यूजन हो ही ना। ठीक है, तो ये टॉपिक का नाम लिखता हूं मैं, पैसिव साइन कैलकुलेशन ऑफ पावर। ठीक है, अब इसमें दो केसेस होंगे। पहला केस 1, अगर मैं एक सर्किट लूं, सपोज यहां पे सर्किट बना देता हूं, ये फिर से मेरा कोई एलिमेंट है। अब ये एक एलिमेंट, मुझे नहीं पता ये कौन सा एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट में मान लीजिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V इतना है, करंट यहां से फ्लो हो रहा है I। ठीक है, वोल्टेज इसके अक्रॉस V है, करंट फ्लो हो रहा है I, यहां से निकल रहा है करंट। तो ये हो गया हमारा पहला केस। मतलब कि पहला केस ये है कि व्हेन करंट enters the positive terminal of voltage and leaves through negative terminal ऑफ वोल्टेज। तो इस केस में जो मेरा पावर आएगा वो क्या होगा, P इज इक्वल टू V इंटू I। ठीक है, ये होगा P इंटू V, P इज इक्वल टू V इंटू I, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट एंड करंट थ्रू द एलिमेंट। तो इसको हम बोलेंगे, जो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसमें देखिए पावर जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है केस 1 में, तो ये जो पावर होगा इसको मैं लिख सकता हूं कि इट इज द पावर डिसिपेटेड, ठीक है, डिसिपेटेड बोल सकता हूं या बोल सकता हूं एब्जॉर्ब। ठीक है, ये पावर कौन सा पावर है, पावर जो डिसिपेट हो रहा है एलिमेंट में, या तो फिर इस एलिमेंट के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, वो होगा
हमारा P इज इक्वल टू V इंटू आई। और ये देखने वाली बात क्या है, ये पूरा पॉजिटिव है। मैं इसको लिख देता हूं, पॉजिटिव। ठीक है, तो पावर जब भी पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि पावर उस एलिमेंट में डिसिपेट हो रहा है या तो फिर वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट केस, केस 2। केस 2 में फिर से एलिमेंट बनाता हूं एक, और इस केस में चलो अगर मान लो कि करंट अब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज से एंटर कर रहा है, प्लस माइनस V है, ये नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है और लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में। या तो फिर अगर मैं एक और एलिमेंट बनाऊं, और उसमें वोल्टेज का साइन उल्टा कर दूं, जैसे कि ये, तब भी सेम ही केस होगा। करंट का डायरेक्शन पहले जैसा। ठीक है, ये दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि करंट एंटर्स थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज एंड लीव्स थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज। तो करंट, सेकेंड केस हो गया हमारा, करंट एंटर्स थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल of voltage and leaves through positive terminal। ठीक है, इस केस में जो मेरा पावर आएगा वो क्या होगा, पावर इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस V इंटू आई। और इस पावर को मैं क्या नाम दूंगा, दिस इज द पावर, दिस इज द पावर जनरेटेड और डिलीवर्ड बाय एन एलिमेंट। ठीक है, तो ये पावर क्या हो गया मेरा, नेगेटिव, ये पावर हो गया नेगेटिव। तो मतलब कि जब भी पावर हमारा पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब वो एलिमेंट क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और अगर जब भी पावर हमारा नेगेटिव आए, पॉजिटिव आएगा तो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, नेगेटिव आएगा तो पावर सप्लाई कर रहा होगा, या वो जनरेट कर रहा होगा, या वो डिलीवर कर रहा होगा। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, एक सर्किट, पूरा प्रॉपर सर्किट से, कि पावर एब्जॉर्ब और डिलीवर होगा कैसे, तो सपोज मैं एक वोल्टेज ले लेता हूं 4 वोल्ट का और करंट ले लेता हूं 3 एम्पियर्स का, और कोई सा भी एक एलिमेंट। यहां पे अब मेरा वोल्टेज है 4 वोल्ट, करंट आ रहा है 3 एम्पियर्स। यहां पे फिर से एक सर्किट, ठीक है, यहां पे मैं ले लेता हूं अगेन 3 एम्पियर्स 4 वोल्ट, राइट। ये फिर से कोई एलिमेंट्स है। नेक्स्ट में लेता हूं मैं यहां पे अब अगर आप देखेंगे कि यहां पे करंट, ये जो 4 वोल्ट है इसके अक्रॉस है, यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है करंट और लीव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल में, तो पावर एब्जॉर्ब कितना आ रहा है मेरा,
पावर एब्जॉर्ब। सेम केस इसमें भी है कि यहां पे भी पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है करंट और लीव कर रहा है हमारा नेगेटिव टर्मिनल में, तो पावर एब्जॉर्ब बाय बोथ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 4 into 3 दैट इज इक्वल टू 12 वॉट। ठीक है, सिमिलरली यहां पे नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, यहां पे भी देखो ये 4 वोल्ट यहीं पे आके लगेगा ना, हो गया, नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है और यहां पे भी कितना नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, तो पावर डिलीवर्ड बाय बोथ एलिमेंट्स इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -4 into 3 इक्वल टू 12 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसे कि अगर आपको याद होगा कि करंट में मैंने क्या बताया था कि अगर कोई एक एलिमेंट है, ये ए पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया बी, अगर यहां से करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहां से करंट मैं बोलूंगा कितना -5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, दोनों का मतलब क्या है कि 5 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है फ्रॉम डायरेक्शन ए टू बी। पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट में हमने ये डिस्कस किया था क्लियरली कि 5 एम्पियर अगर ए टू बी फ्लो हो रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि बी टू ए मेरा -5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। वैसे ही सेम चीज है मेरा पावर में कि अगर मैं बोलूं पावर एब्जॉर्ब बाय बोथ एलिमेंट्स, कि यहां पे दोनों एलिमेंट 12 वॉट का पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं पावर डिलीवर्ड by both elements is equal to -12 वॉट। माइनस साइन मेरा ये बताता है कि जैसे कि उसमें करंट में कि माइनस साइन हमारा डायरेक्शन बता रहा था, इसमें मेरा माइनस साइन ये दिखा रहा है कि एक्चुअल डायरेक्शन उसमें करंट में बता रहा था, इसमें माइनस साइन ये दिखा रहा है कि एक्चुअली वो एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है। अगर कि पावर एब्जॉर्ब आ रहा है 12 वॉट, ठीक है, और यहां पे देखिए पावर एब्जॉर्ब पॉजिटिव आया, अगर पावर एब्जॉर्ब पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब सच में एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या लिख रहा है, पावर डिलीवर्ड बाय द एलिमेंट इज -12 वॉट, मतलब कि एक्चुअली वो एलिमेंट 12 वॉट का पावर डिलीवर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कि ये दोनों चीज एकदम इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, राइट। समझिए ना कि ये माइनस साइन जो है ये हमारा सिर्फ दिखा रहा है कि एक्चुअली वो एलिमेंट एब्जॉर्ब करेगा या डिलीवर करेगा। सिमिलरली यहां पे भी कि पावर, अगर मैं बोलूं पावर डिलीवर्ड बाय बोथ एलिमेंट 12 वॉट है, एक्चुअली एलिमेंट डिलीवर कर रहा है 12 वॉट ऑफ पावर, ठीक है। तो पावर, अगर क्वेश्चन में बोला पावर एब्जॉर्ब बाय बोथ एलिमेंट्स इज इक्वल टू -12 वॉट, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअली ये दोनों एलिमेंट रियलिटी में ही 12 वॉट डिलीवर कर रहे थे, पर अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि ये दोनों एलिमेंट कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो हम क्या लिखेंगे -12 वॉट। इसका मतलब क्या कि एक्चुअली में तो डिलीवर कर रहा था, पर क्वेश्चन में अगर पूछा एब्जॉर्ब कितना कर रहा था तो मैं -12 वॉट लिखूंगा ताकि उसको क्लियर रहे कि एक्चुअली ये दोनों एलिमेंट डिलीवर ही कर रहे थे। तो अगेन यहां पे भी जो माइनस साइन और प्लस साइन जो हमारे करंट में जैसा था कि माइनस साइन डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ अ करंट, जस्ट सेम इसमें भी यही होगा कि जो माइनस प्लस का जो खेल है वो यहां पे हमारा रियलिटी डिनोट करेगा कि वो एलिमेंट या पावर डिलीवर कर रहा है या कि वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज में आप ध्यान रखेंगे कि पहला तो मैंने क्या बोला कि पावर एब्जॉर्ब होगा पॉजिटिव, P इज इक्वल टू V इंटू I। पावर अगर कोई डिलीवर कर रहा है एलिमेंट तो वो पावर नेगेटिव होगा, अगर जो, ठीक है। पर मैंने यहां पे एक्चुअली में बताया था कि वो एलिमेंट 12 वॉट का था। अब जैसे कि मैं ये लिख सकता हूं कि पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू माइनस ऑफ
पावर डिलीवर्ड। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट 12 वॉट का पावर डिलीवर कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट 12 वॉट का पावर डिलीवर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो -12 वॉट ऑफ पावर डिलीवर कर रहा होगा। ठीक है, दोनों का सेम ही मतलब है कि वो 12 वॉट ऑफ पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। हमेशा ये चीजें याद रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपने जो है टोटल पावर। टोटल पावर किसी भी सर्किट में, मान लीजिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अब एक एलिमेंट P1 पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब वो हो गया P1, सपोज कोई भी पावर होगा P1, दूसरा एलिमेंट P2 पावर डिनोट कर रहा है, तीसरा एलिमेंट P3 पावर डिनोट कर रहा है, एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स होंगे। तो टोटल पावर जो होगा वो कुछ नहीं, बस इन सारे एलिमेंट्स के पावर का सम होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है कि पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और इस चीजों को आप एक बार कॉपी में अच्छे से लिख लें। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसमें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो मैं पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर का माइनस साइन वाला कॉन्सेप्ट जो बोलना चाह रहा हूं वो क्या था। और वहां पे फिर उसके बाद उस न्यूमेरिकल्स को करने के बाद जब आप ये कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को कवर कर दिया है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स में, जहां पे हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे और आपका जो भी डाउट होगा इस कॉन्सेप्ट में वो क्लियर हो जाएगा। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।